India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, साथ ही हाई कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल देते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने दी केंद्र को सख्त हिदायत, कहा सरकारें सोशल मीडिया पर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करेंगी। निजी कंपनीज वैक्सीन वितरण तय नहीं करेंगी। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी को लेकर दिखाई सख्ती। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए ऑक्सीजन की कमी पूरा करने के निर्देश, कहा कोविड इलाज से जुड़े सामग्री के आयात को सुगम बनाएं। बेंच की तल्ख टिप्पणी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग, कहा बेंच की टिप्पणी से आयोग की छवि हुई धूमिल। मीडिया से कहा कि मौखिक टिप्पणियों को नहीं करना चाहिए रिपोर्ट। नहीं रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबाजी। 91 साल के कोरोना संक्रमण के कारण गई जान। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के थे हिमायती। India Legal presents Courts Roundup. कोविड के हालात पर केंद्र सरकार से अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 5 सवाल किए, जिनमें से ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की सप्लाई को लेकर क्या कदम उठाए गए। आपको कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की उम्मीद है। निरक्षर और ऐसे लोगों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या व्यवस्था है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इस मामले में निष्पक्षता कैसे बरतेंगे। 18 से 45 साल के बीच की कितनी आबादी है। केंद्र इसका स्पष्ट जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र सरकार 100% टीकों की खरीद क्यों नहीं करती और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल पर राज्यों को वितरित क्यों करती, ताकि वैक्सीन के दामों में अंतर न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार ये देश के नागरिकों के लिए है। और एक और अहम बात यही रही कि कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संकट के समय लोगों द्वारा अपील करने पर कोई भी राज्य उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। देश में फैले कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की ही जांच होगी। इसके अलावा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे सामने कुछ ऐसी भी याचिकाएं दायर की गई हैं जो गंभीर रूप से स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को उच्च न्यायालय में उठाया जाना चाहिए। वहीं पीठ ने सवाल किया कि अनपढ़ या जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है वो कैसे वैक्सीन लगवाएंगे। कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों रखा गया और निरक्षर लोग जो कोविन ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो वैक्सीनेशन के लिए कैसे पंजीकरण करवा सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों पर कितना निवेश किया और कितनी अग्रिम राशि दी। यही नहीं, केंद्र को फटकारते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या केंद्र सरकार मरीजों के लिए अस्पतालों में दाखिले पर कोई राष्ट्रीय नीति बना रहा है। क्या मूल्य निर्धारण को विनियमित किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा वैक्सीन विकसित करने में सरकार का भी पैसा लगा है, इसलिए सार्वजनिक संसाधन है। साथ ही सवाल किया केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही। एक हिस्सा खरीद कर बाकी बेचने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र कर दिया गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा केंद्र को वैक्सीन के निर्माण में तेजी लाने के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा भी देना चाहिए। यह निजी वैक्सीन निर्माताओं को किए गए फंडिंग में केंद्र का अहम हस्तक्षेप होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के पक्ष की हम समीक्षा करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ऐसी व्यवस्था बने कि लोगों को पता चल सके कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी की गई और कौन से अस्पताल में ये कितना है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया पर पीड़ा का इजहार करने वाले यूजर्स का मुद्दा भी उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संकट के समय लोगों द्वारा अपील करने पर कोई भी राज्य उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने की नौबत आई तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। केंद्र से कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल में भर्ती को लेकर क्या नीति है और जिस संक्रमण मामले को आरटीपीसीआर से पता नहीं लग रहा उसके लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने आगे कहा कि उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज देने के लिए क्या किया जा रहा है जो कोविड-19 के संपर्क में हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार से फिर सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या वैक्सीन अलॉटमेंट के लिए एक राज्य पर दूसरे राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। कोविड से उभरे हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से राजधानी दिल्ली की स्थिति बेकाबू है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे हैं। इन हालातों के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई भी चल रही है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को उपलब्ध स्टॉक से ही अस्पताल और जनता दोनों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की हालत ये है कि यहाँ न तो दवाइयां हैं न डॉक्टर हैं। कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे सामान की आयात को सुगम बनाने के लिए पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। कोविड के गंभीर होते हालात में ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको आम आदमी के लिए भी ऑक्सीजन के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि जहां गुंजाइश हो सके वहां आपको कुछ समय के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन का आवंटन कम करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने पूरे 490 मीट्रिक टन का आवंटन कर दिया है। हमने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। अगर हमें किसी तरह तुरंत 15 से 29 MT ऑक्सीजन मिल जाए तो हम आम नागरिकों की सुविधा के बारे में सोच सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान बत्रा अस्पताल ने ये कहा कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उनके यहाँ आधा से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन पर निर्भर है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोडल ऑफिसर से ये कहा कि वो इस विषय पर ध्यान दें और ये देखें कि अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली की यह हालत है कि ना तो यहाँ दवाइयाँ हैं और ना ही डॉक्टर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार GNCTD ऐप को अपना पूरा ब्यौरा मुहैया कराए और 1 दिन के भीतर ऐप को अपडेट किया जाए। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विदेश में रह रहे कुछ NRI और कुछ संगठन महामारी की आपदा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे कुछ मेडिकल उपकरण भारत को डोनेट करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि कोविड इलाज से जुड़े सामग्री की आयात को सुगम बनाने के लिए पोर्टल बनाए। इस मामले में शनिवार तक सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। दूसरी तरफ दिल्ली के जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों और परिवार के लिए कोविड चिकित्सा सुविधा की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने कहा कि जिला अदालत इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करे और न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए कदम उठाएं। 1 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करें जिस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास गवाहों की गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता। अदालत अभियुक्तों द्वारा दायर की गई एक अपील पर विचार कर रही थी, जो IPC की धारा 302, धारा 34 के साथ पढ़ते हुए बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे। अपील में अभियुक्तों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक ये थी कि अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों के बयान में बड़ा विरोधाभास है। जिन विरोधाभासों का अनुमान लगाने की मांग की गई है वे मामूली विरोधाभास से जो उनके सबूतों को खारिज करने का आधार नहीं हो सकते। यदि सभी गवाहों के पूरे साक्ष्य के रिकॉर्ड पर चिकित्सा और अन्य साक्ष्यों के साथ जांच की जाती है तो स्पष्ट है अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आरोपियों के अपराध को साबित कर दिया है। और इस दलील को खारिज करते हुए जस्टिस अशोक भूषण और R सुभाष रेड्डी ने कहा कि अदालत ने नारायण चेतराम चौधरी साथ ही बनाम महाराष्ट्र राज्य 2000 में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया है। और इसी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए शिवम शर्मा, जो कि अधिवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, आपराधिक ट्रायल में मामूली विरोधाभास पर आखिर क्या टिप्पणी की गई है? देखिए, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जिन विरोधाभासों का अनुमान लगाने की मांग की गई है वे मामूली विरोधाभास है, सबूतों की खारिज करने का आधार नहीं हो सकता।
यदि सभी गवाहों के पूरे केस के रिकॉर्ड पर चिकित्सा और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाती है तो ये स्पष्ट है कि विभिन्न पक्ष ने उचित संदेश से परे आरोपी को अपराध साबित कर दिया। मैं समझना चाहता हूँ कि अदालत ने नारायण चेतीराम चौधरी और अन्य बनाम किया है। पुलिस के बयान में सूची ये जरूरी नहीं है कि गवाह की गवाही को माना जाए। गवाह दिया गया सूचना अदालत में अपने पहले के बयान में प्रकट सामग्री से अलग है तो अवलोकन पक्ष में मामला संदिग्ध हो जाता है। मामूली विरोधाभास सबसे प्रकट होने के लिए बात होते हैं क्योंकि कभी धूप खेलती है, व्यक्ति से व्यक्ति के अवलोकन की भावना अलग। पहले के बयान में चूक यदि विवरण के रूप में पाई जाती है तो भले किसी गवाह के बिंदु को विरोधाभास हो, लेकिन गवाह की पूरी गवाही खारिज करने का पूरी क्षमता नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी सारी बातचीत के लिए। दिल्ली मुख्यमंत्री राहत कोष के हिसाब से और विज्ञापनों पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में इकट्ठा की गई राशि और दिल्ली की जनता के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए गए खर्चों का ब्यौरा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की देखरेख में खर्च किए गए फंड की जांच की जाए और इसके अलावा कोर्ट से ये आग्रह किया गया कि वो दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि वो इस संबंध में किए गए कामों या विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाई जाए। याचिका में आगे कहा गया है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली सरकार कोविड-19 प्रकोप की दूसरी लहर को काबू करने में नाकाम रही और इससे शक पैदा होता है कि कोरोना राहत कोष में दान किए गए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग हुआ है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर घोर लापरवाही और गैर सहानुभूति रवैये के कारण लोगों में भय पैदा हुआ। याचिका वकील प्रत्युष प्रसन्ना साथी समित ठक्कर की तरफ से याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और अनुभवी न्यायविद सोली सोराबजी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वो 91 साल के थे। बॉम्बे में 1930 में जन्मे सोली जहांगीर सोराबजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में साल 1953 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्हें 1971 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया। वो 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने और पहली बार 1989 से लेकर 90 तक, फिर दूसरी बार 1998-2004 तक। सोराबजी एक प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील थे। उन्हें संयुक्त और राष्ट्र द्वारा 1997 में नाइजीरिया के लिए एक विशेष रिपोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था ताकि उस देश में मानवाधिकार की स्थिति पर रिपोर्ट की जा सके। इसके बाद 1998 में 2004 तक मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के सदस्य के बाद में अध्यक्ष भी बने। वो संयुक्त राष्ट्र के उप आयोग के सदस्य थे जो कि भेदभाव और संरक्षण के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में संबंधित है। 1998 में उन्होंने हेग में 2000 से लेकर 2006 तक स्थायी न्यायालय के सदस्य के रूप में भी काम किया था। सोराबजी भाषण और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई मामलों में भी शामिल रहे और सेंसरशिप के आदेशों और प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगाने में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मार्च 2002 में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978, SR बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि 1994, बेबी सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 आदि जैसे कुछ ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में वो पेश भी हुए। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में की गई टिप्पणियों के खिलाफ अदालत का रुख किया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आयोग के अधिकारियों को हत्या के आरोपों का सामना करना चाहिए। आयोग ने कहा है कि अदालत की इस टिप्पणी से छवि धूमिल हुई है। साथ ही आयोग ने मीडिया में इसको लेकर चल रही खबर के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा है कि मीडिया को सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, केवल आदेश में दर्ज टिप्पणियों की रिपोर्ट ही करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है, मीडिया रिपोर्टों ने चुनाव आयोग की छवि को एक स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी के रूप में धूमिल किया है, जिसे चुनाव संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया है कि राजनीतिक नेता अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोविड-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से ये कहते हुए चले गए कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में कोविड-19 मानदंडों को लागू कराने में विफल रहा। मुख्य न्यायाधीश ने ईसीआई के वकील से पूछा, क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थी? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो 2 मई की होने वाली मतगणना को रोक देगा। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की बेंच ने कहा था, संस्थान के तौर पर चुनाव आयोग ही आज के इस हालात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अपने अपने अधिकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया। अदालत की ओर से कई आदेश दिए जाने के बाद भी आपकी ओर से राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखने की तमाम अपीलों और आदेशों को नजरअंदाज किया गया। अदालत ने कहा कि जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अहम है और इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की जमकर खबर ली है। कहा है कि हमारे पास 1 साल का समय था, साल का ज्यादातर हिस्सा लॉकडाउन में बीता, तो अब आज हमारे सामने हताशा और निराशा खड़ी है। अदालत ने कोविड के मद्देनजर अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन आदि के प्रबंधन का मामला स्वतः स्फूर्त सो मोटो उठा रखा है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और साथ ही जस्टिस सेंथिल राममूर्ति की खंडपीठ ने सीधे पूछा कि अप्रैल में ही सब काम करने की क्या जरूरत थी, 14 महीने से क्या कर रहे थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर शंकर नारायण कोर्ट को रेमडेसिविर की उपलब्धता के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बोले कि कोरोना का उफान दरअसल अप्रत्याशित था। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हमें तो अब तक ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं मिला जिसने कहा हो कि कोरोना के प्रति असावधान हो जाइए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी का असम्मान नहीं कर रहे, पर जरा बताइए तो कि केंद्र सरकार इस दौरान किन विशेषज्ञों की सलाह ले रही थी। हम बस यही सुन रहे हैं कि जून तक हालात बेहतर हो जाएंगे। हम किस्मत का सहारा लेते आए हैं। एडहॉक काम करने से कुछ नहीं होगा। हमें विशेषज्ञों के मशवरे पर अमल करने की जरूरत है। अदालत ने वैक्सीन के दामों के बारे में सवाल किया और जानना चाहा कि कोविड पोर्टल क्यों क्रैश हो गया। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले जब 18 से 45 साल की उम्र के लोग वैक्सीन के लिए कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो वो क्रैश हो गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद सुजय विखे पाटिल द्वारा कथित तौर पर नई दिल्ली से अनाधिकारिक एवं चुपके से रेमडेसिविर टीके खरीदने को लेकर आपत्ति जताई। साथ ही उल्लेख किया कि कोविड-19 रोधी इस दवा को जरूरतमंदों के बीच समान अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। और सुजय विखे पाटिल पश्चिमी महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से लोकसभा सांसद है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि विखे पाटिल का ये कदम शायद गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों की जान बचा सकता है, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो गलत था। ये रॉबिनहुड जैसी परिस्थिति भी नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अदालत इस चरण में ऐसा करने से बच रही है क्योंकि उसने सांसद को क्लीन चिट देने के लिए अहमदनगर के जिलाधिकारी को तलब किया है। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि गलत रास्ते को अनुचित करार दिया जाता है। रेमडेसिविर टीके का उपयोग और वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, न कि इस तरह। अदालत ने कहा कि हम केवल ये जानना चाहते हैं कि विखे पाटिल ने कैसे अनाधिकारित एवं चुपके से रेमडेसिविर टीके की शीशियां खरीदी। पीठ 4 कृषि विशेषज्ञों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली से अवैध तरीके से रेमडेसिविर टीके की 10,000 शीशियां खरीदने और अहमदनगर में वितरित किए जाने के आरोप में पाटिल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। बंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने खिलाफ हुए एक्शन पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत में मांग की है कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को आदेश दें कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है और उसके साथ ही परमबीर सिंह ने सीबीआई को आदेश देने की मांग की। अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश की जांच की जाए। परमबीर सिंह ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिक जांच को रोकने की साजिश की गई थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में आरोपी सचिन वाजे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मिलीभगत का आरोप लगाया था। यही नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख की ओर से सचिन वाजे को हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। हालांकि शिवसेना ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये बात उन्होंने पद पर रहते हुए क्यों नहीं कही थी। परमबीर
सिंह की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद ही अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उनके बाद एनसीपी के ही कोर्ट से दिलीप वलसे पाटिल को राज्य के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि सचिन वाझे और उसके कई सहयोगी अफसर फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। संदिग्धकार के अलावा मनसुख हिरेन मर्डर केस में भी सचिन वाझे को मुख्य आरोपी बनाया गया। गौरतलब है कि एंटीलिया प्रकरण के बाद परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच कर एफआईआर दर्ज की। और इसी बीच राज्य सरकार ने राज्य के डीजीपी को भी परमबीर सिंह के खिलाफ एक अन्य मामले में भी जांच के आदेश दिए। चलिए कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.